हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको सेमेस्टर 6 में डीजल इंजन पावर प्लांट जो यूनिट है पावर प्लांट सब्जेक्ट का यूनिट 7 डीजल इंजन पावर प्लांट पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें जो जो टॉपिक है हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर डीजल इंजन पावर प्लांट। ठीक है, ये डीजल इंजन पावर प्लांट का डायग्राम है फर्स्ट स्लाइड में। ठीक, डायग्राम है तो मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। बेसिक टाइप्स ऑफ आईसी इंजन। तो डीजल इंजन पावर प्लांट क्या होता है? तो सबसे पहले डीजल इंजन पावर प्लांट समझने से पहले पावर प्लांट में आपको पावर जनरेशन हो रहा है, तो डीजल इंजन पावर प्लांट समझने से पहले मैं आपको डीजल इंजन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि डीजल क्या होता है। तो डीजल इंजन मीन्स आपका कंप्रेशन सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन सीआई इंजन होता है। ठीक, जिसपे आप फ्यूल के रूप में डीजल का यूज़ करते हो, फ्यूल के रूप में डीजल का यूज़ करते हो। और इस इंजन में वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक, वेरियस पार्ट्स ऑकर, सो दिस पार्ट इज इट में बी कैम शाफ्ट, कैम मिक्सचर या वाला इनलेट है ये। ठीक है, इनटेक वाल्व हो गया, कंबसन चैम्बर, दिस वन इज कंबसन चैम्बर। ये हो गया आपका सिलेंडर ब्लॉक, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये क्रैंक केस हो गया, ये पिस्टन हो गया, कूलिंग वाटर हो गया आपका, मीन्स यहाँ पे कूलिंग करने के लिए कूलिंग वाटर हम देते हैं। सिलेंडर हेड हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, वाल्व स्प्रिंग हो गया, और ये स्पार्क प्लग हो गया। तो ये एक्चुअल में ये स्पार्क प्लग है, मीन्स ये पेट्रोल इंजन का डायग्राम है। ठीक है, ये डीजल इंजन नहीं है। तो लेकिन मैं आपको पार्ट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं वो बताने के लिए यहाँ पे डायग्राम दिया हूँ। तो हम स्पार्क प्लग वाला सेक्शन हम यूज़ ना करेंगे। डीजल इंजन पावर प्लांट में डीजल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पार्क प्लग सेक्शन नहीं रहेगा। तो इस सेक्शन को आप ये नहीं रहेगा, ये पेट्रोल इंजन का डायग्राम है। ठीक है, अब फंक्शन। अब बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं कि एक स्पार्क इग्निशन होता है और दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन आपका है पेट्रोल इंजन है। ठीक है, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन है आपका जो है वो डीजल इंजन है। तो हम बेसिकली कंप्रेशन इग्निशन इंजन पे हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके वर्किंग पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, जितने भी उसके बारे में है हम सीआई इंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली इस टाइप्स के इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं फंक्शन में। ठीक है, 4 प्रोसेस में, ठीक 4 प्रोसेस होते हैं। उस पर पहला है कंप्रेशन होगा, पहला जो प्रोसेस रहेगा वो कंप्रेशन प्रोसेस रहेगा। सॉरी, पहला प्रोसेस जो रहेगा वो सक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक, पहला जो है वो सक्शन रहेगा, दूसरा जो है वो कंप्रेशन रहेगा। तो सक्शन, कंप्रेशन और तीसरा है एक्सपांशन स्ट्रोक। 4 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। पहला जो है एक है जो इनटेक दिख रहा है, ये सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन हुआ। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक है, फिर एक्सपांशन स्ट्रोक है जिसे हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, और लास्ट में एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट मीन्स जो गैस जो बाहर निकलती है। तो 4 फंक्शन में 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। ये 4 प्रोसेस होते हैं आपके। ठीक है, अब डीजल इंजन पावर प्लांट है, तो डीजल इंजन पावर प्लांट में आप 2 तरीके का इंजन भी यूज कर सकते हैं। एक 2 स्ट्रोक साइकिल है, एक 4 स्ट्रोक साइकिल है। ठीक है, 2 स्ट्रोक साइकिल में जो आपका प्रोसेस जो है वो आपका 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 2 स्ट्रोक में 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है और 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है। तो एक्चुअल में हम इसको देखते हैं कि होता कैसे है। तो आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का मीनिंग समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे था आपको सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट का डायग्राम था ये। अब ये हम ये डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में आपको समझा रहा हूँ, वेट कीजिए। मैं अपना ड्राइंग टूल यूज़ कर रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग माई ड्राइंग टूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन 2 स्ट्रोक साइकिल। तो 2 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले 2 स्ट्रोक साइकिल में सबसे पहले, अब यहाँ पे आपका मिक्सचर यूज होगा, फ्यूल मिक्सचर वगैरह यूज होता है, ना। ठीक है, तो मैं ये सब बताने से पहले एक ओवरव्यू भी दे दे रहा हूँ कि पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है और डीजल इंजन वर्क कैसे करता है। पेट्रोल इंजन में क्या होगा, सक्शन होगा
ठीक है। जब सक्शन होगा, तो मैं पुराना डायग्राम दिखाता हूं आपको, 2 मिनट। तो पेट्रोल इंजन में जब सक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों को बता रहा हूँ, ठीक। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, जब सक्शन होगा, तो सक्शन होगा तो आपका एयर प्लस फ्यूल दोनों सक्शन होगा, ठीक है। सक हो गया, ऊपर से सक हो गया, उसके बाद प्रेशर कम रहता है तो सक आसानी से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से कंप्रेशन होगा तो ऊपर जाएगा ये कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखो कंप्रेशन में ऊपर जा रहा है, ठीक है। जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का, जो मिक्सचर है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बोल सकते हो, ठीक है। कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में आपका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा रहेगा कि उसको सिर्फ इग्नाइट करना है, आपको स्पार्क देना है, ठीक है। तो आप जैसे ही स्पार्क दोगे तो यहाँ पे हीट एडिशन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक्सपांशन, पावर स्ट्रोक आपका जनरेट हो जाएगा, यही मेन है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में फिर से जो तीसरा प्रोसेस है वो नीचे साइड आ जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो और गैस को भी निकलने के लिए चाहिए, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रेशर के कारण, और एग्जॉस्ट जो गैसेस है वो बाहर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया, दिस एग्जॉस्ट एरिया, ठीक है। तो ये पेट्रोल का हो। अब डीजल में क्या होता है, डीजल का डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया है। डीजल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे, डीजल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ इनलेट में एयर इनलेट करना पड़ेगा, फ्यूल इनलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये डायग्राम नहीं दिया, एक्चुअल में आप इंटरनल कंबशन इंजन में इसके बारे में पढ़े होंगे। तो डीजल में क्या होता है कि डीजल में यहाँ पे एयर सक किया, एयर को कंप्रेस किए, तो जब हम कंप्रेस करते हैं डीजल में तो एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम जनरेट करते हैं, ठीक है। डीजल इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 बार, 30 बार, 40 बार, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और वो कंप्रेशन स्ट्रोक में आ जाएगा आपका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने का काम। लेकिन पेट्रोल इंजन के कंपेयर में हम ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पे वर्किंग फ्रूट सिर्फ एयर है, पेट्रोल में तो मिक्सचर था, लेकिन डीजल में सिर्फ एयर है, ठीक है। तो जैसे ही वो एयर यहाँ पे तीसरे कंडीशन में आएगा, तो तीसरे कंडीशन में आएगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पार्क नहीं देते हैं। हम डीजल में क्या करते हैं, वहाँ पे नोजल के थ्रू, सपोज यहाँ पे मान लो कि नोजल है, तो ये नोजल के थ्रू स्प्रे कराता है, तो यहाँ पे फ्यूल एटोमाइज होगा, फ्यूल वेपोराइज होगा, फ्यूल इवेपोरेट होगा, फ्यूल एटोमाइज, फ्यूल वेपोराइज, फ्यूल इवेपोरेट होगा, 3 कंडीशन रहेगी और आपका पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा। तो आपका एयर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा, वहां पर उसके नोजल से छिड़कोगे, आप यहाँ पे छिड़काव करोगे, ठीक है। किसका छिड़काव करोगे, वहां पे फ्यूल सप्लाई का छिड़काव करोगे। फ्यूल क्या रहेगा आपका, डीजल रहेगा, ठीक। और वो डीजल रहेगा तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर से कांटेक्ट होगा, तो फ्यूल एटोमाइज होगा, फ्यूल वेपोराइज हो जाएगा, फ्यूल एवापोरेट हो जाएगा, और पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। और पावर स्ट्रोक जनरेट होगा तो आगे का प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो डीजल ऐसा इंजन में, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रहता है और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं रहता है, नोजल का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ नोजल्स यू कैन जनरेट दिस पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, जैसे मैं दोनों में डिफरेंस के लिए पढ़ा रहा था कि क्या होता है पेट्रोल इंजन, क्या होता है डीजल इंजन, ठीक है। तो अब मैं उस पोर्शन को नहीं बताऊंगा, अब हम मेन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक देखते हैं। तो 2 स्ट्रोक में क्या होगा देखिएगा, यहाँ से फ्यूल है ना, यहाँ से फ्यूल इंटर किया, ठीक है। तो इंटर किया मतलब सक्शन हुआ, ठीक है, सक्शन हुआ, ठीक। तो सक्शन हुआ, फिर उसके बाद कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, ठीक है, कंप्रेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक्सपांशन होगा, यहीं पे ही कंप्रेशन हुआ, फिर एक्सपांशन हुआ, और इसी पोर्शन में ही फिर उसके बाद डाउन स्ट्रोक पे आते आते ही हाफ पोर्शन में एग्जॉस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो आपका 1 रिवॉल्यूशन बस हुआ है, 1 रिवॉल्यूशन बस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कैसे, एक बार सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एक्सपांशन हुआ, 85% पे आने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट निकल जाएगा। तो यही दिख रहा है अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक, 1 रिवॉल्यूशन बस हो रहा है, ठीक है। अब 4 स्ट्रोक पे देखते हैं कैसे कैसे होता है। इनलेट वाल्व से आया तो सक्शन हुआ, ठीक है। तो जब सक्शन हुआ तो पहला ये नीचे आ गया, पिस्टन जो था पहले नीचे आ गया, ठीक। और ये रोटेशन भी दिखाई दे रहा है आपको ना।
तो उसके बाद कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन में फिर ऊपर चला गया, ठीक है। कंप्रेशन में तो एक बार आधा ये घुमा, फिर एक बार फिर ये आधा घुमा, तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद एक्सपांशन हुआ तो एक्सपांशन में फिर नीचे आएगा ये, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो फिर आधा घूमेगा ये, आधा क्या घूमेगा, अंदर का जो पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है वो रिवॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। क्रैंक और क्रैंक केस का रिवॉल्यूशन हो रहा है। पिस्टन तो अंदर है, पिस्टन जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा है और क्रैंक जो है रोटेशन हो रहा है। पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा है, क्रैंक जो है रोटेशन हो रहा है। तो सक्शन, कंप्रेशन, ठीक है, मेरे एरो को देखते चल रहे ना मोस के, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये आधा आधा 1 रिवॉल्यूशन, आधा आधा 1 रिवॉल्यूशन, तो टोटल 2 रिवॉल्यूशन हुआ। और यहाँ पे आधा और आधा, यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन, इसलिए इसको 2 स्ट्रोक को 1 रिवॉल्यूशन बोलते हैं और 4 स्ट्रोक को 2 रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो 2 रिवॉल्यूशन होता है इस पर, ठीक, रोटेट होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा इसका 2 स्ट्रोक साइकिल का और 4 स्ट्रोक साइकिल का, ठीक है। तो हम इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें डीजल इंजन पावर प्लांट पढ़ना है। तो आप क्या करते हो, इस पे इंजन के जो मेथड, इंजन के जो फंक्शंस है, वर्किंग है, सेम रहेंगे, ठीक है। और डीजल इंजन पावर प्लांट जो है, अब डीजल इंजन पावर प्लांट, तो डीजल इंजन है, विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन यू कैन जनरेट पावर। और पावर कितना जनरेट होगा, 1 मेगावाट से 50 मेगावाट तक आप पावर जनरेट कर सकते हो। तो स्मॉल रिक्वायरमेंट्स वगैरह के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉलेजेस वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये है आपका डीजल इंजन पावर प्लांट, है ना। तो अब हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। डीजल इंजन, अब इसके बारे में हम पढ़ते क्या है ये। तो ये तो वही मेथड है जो मैं बताया हूँ, ऊपर नीचे जा रहा है जो, ठीक है। तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अब इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन वही है कि 2 मेगावाट से 50 मेगावाट, 1 मेगावाट भी होता है, तो 2 मेगावाट से 50 मेगावाट पावर जनरेट करता है, ठीक है, पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक। और हॉस्पिटल स्टैंड बाय सेटअप है, मतलब ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि पावर जनरेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम थर्मल पावर प्लांट में, गैस टरबाइन पावर प्लांट में जनरेट करते हैं। तो ये एक स्टैंड बाय ऑप्शन है, ठीक है। हॉस्पिटल में, टेलीफोन एक्सचेंज में, रेडियो स्टेशन में, सिनेमा थिएटर, इंडस्ट्रीज वगैरह में अब जनरली जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया तो इसको यूज़ करते हैं, या कम पावर जनरेशन करना है तो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये होता है, ये मूवेबल है, इसमें ज़्यादा जगह नहीं घेरता है, ठीक, इसको आसानी से मूव करा सकते हो। तो इसलिए रेलवे स्टेशन, शिप्स वगैरह में आसानी से, तो शिप्स वगैरह में हम यही यूज़ करते हैं, शिप्स वगैरह में भी यही यूज़ कर सकते हैं, रेलवेज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। अब ये लेआउट है, ये लेआउट आएगा ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, डीजल इंजन पावर प्लांट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन तो मैं जो बताया था इंट्रोडक्शन वही है, उसके लेआउट को आप समझाइए, ठीक है। तो अब लेआउट हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये है आपका लेआउट, ठीक है। तो लेआउट में 3-4 सेक्शन है जिसको आपको याद रखना है, डायग्राम बनाना है, आपके एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले डीजल इंजन को क्या चाहिए, डीजल इंजन को 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ठीक है। 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। तो सक्शन और कंप्रेशन में उसको एयर चाहिए, ठीक है। एक्सपांशन में नोजल से हम छिड़काव करेंगे इसका फ्यूल का, जो फ्यूल क्या रहेगा, डीजल रहेगा। और एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन मीन्स पावर स्ट्रोक होगा, और आपका एग्जॉस्ट में जो गैसेस है वो बाहर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्शन, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर को हम कंप्रेस किए, फिल्टर से छान लिए, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर को इस डीजल इंजन में, मतलब ये सक्शन और कंप्रेशन। अब ये तो अंदर यहाँ पे 4 प्रोसेस हो रहे हैं जी, जो डीजल इंजन जहाँ पे लिखा है वहाँ सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, जो मैं 4 प्रोसेस बताया हूँ, 4 स्ट्रोक बताया हूँ, ठीक है, वो हो रहा है, ठीक। और आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो भी यूज़ करना चाहो तो जो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक इस सेक्शन में यूज हो रहा है। तो ये कंप्रेसर से हम एयर भेजे, कंप्रेस्ड किए, तो सक्शन कंप्रेशन हो गया, ठीक है। और एक्सपांशन वाले के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो हम फ्यूल टैंक से यहाँ से फिल्टर होते हुए पंप की सहायता से यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट किए विद द हेल्प ऑफ नोजल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपांशन स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा, ठीक।
और एक्सपांसन स्ट्रोक जनरेट होने के बाद जो गैस एग्जॉस्ट है, पावर तो हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। तो पावर जनरेट होके यहाँ पे हम जनरेटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर लिए, हम पावर जनरेशन कर लिए। और बचा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैस जो है इस साइलेंसर की मदद से, अब साइलेंसर इसलिए लगाया है कि साउंड नॉइजी ऑपरेशन रहता है, तो उस नॉइजी ऑपरेशन को कम करने के लिए, शोरगुल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साइलेंसर लगाते हैं, ठीक है, और जनरेटर से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे का एक सेक्शन और आता है कि ये प्रोसेस है हाईली कंबसन टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो उसको लुब्रिकेटिंग भी करना है, कूलिंग भी करना है। तो लुब्रिकेटिंग टैंक का यूज़ करेंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप का यूज़ करेंगे, फिल्टर्ड होगा, और यहाँ पे कूलिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से ये एग्जॉस्ट जो जाएगा, अब ये हीटेड जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो ठंडा करने के लिए क्या करेंगे हम, ये कूल वाटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल आया, ऑयल कूलर में गया, ठीक है, यूज लुब्रिकेटिंग ऑयल इधर आया, फिर ये नीचे गया, उसके बाद कंडेंसर में गया। तो कंडेंसर एक फिन टाइप का होता है जो मैं बताया हूँ आपको गैस पावर उसमें, सॉरी, स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है। तो स्टीम पावर प्लांट में बताया हूँ, तो यहाँ पे ये जैसे ही जाएगा तो हीट रिजेक्शन हो जाएगा, तो उसका हीट रिलीज हो जाएगा, और फिर से ये ऑयल पंप की सहायता से हम वापस इसको कोल्ड रिटर्न ऑयल जो ठंडा हो जा रहेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसको हम वापस भेज देंगे। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, एक साइड से कंप्रेस्ड एयर जाएगा, एक साइड से फ्यूल पंप जाएगा, एक साइड से लुब्रिकेटिंग ऑयल जाएगा, यहाँ पे ठंडा होने वाला प्रोसेस है, कंडेंसर से हीट रिजेक्शन हो जाएगा, एग्जॉस्ट सेक्शन से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाएगी, साइलेंसर है, और ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे पावर जनरेशन हो जाएगा। पावर जनरेशन 2 मेगावाट से 50 मेगावाट हो सकता है। तो इसको आप पूरे इक्विपमेंट्स को आप परचेज करके या बना के जैसा भी है आप घर में भी लगा सकते हो। तो सोचो 2 मेगावाट से 50 मेगावाट का घर में लगा सकते हो, मीन्स आपके पास कॉस्ट रहना चाहिए, एरिया रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं कि एकदम सस्ते में लग जाएगा, कॉस्ट आएगा इस पर, क्योंकि आपको कंप्रेसर लेना पड़ेगा, टैंक लेना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डीजल इंजन लेना पड़ेगा, डीजल इंजन भी तो, या आप मैन्युफैक्चरिंग खुद करना चाहो तो हर एक पोर्शन को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो ये होता है आपका डीजल इंजन पावर प्लांट, ठीक है। लेआउट आपको समझ आ गया होगा, ठीक। कंप्रेशन रेशियो इस पे 13 से 22 के बीच वेरी करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, डीजल इंजन इक्विपमेंट्स। अब डीजल इंजन इक्विपमेंट्स में क्या है, एयर इनटेक सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम। तो आपके एग्जाम में तो एक लेआउट वाला पोर्शन आता ही है, साथ साथ ये भी आता है कि इनमें से किसी एक प्लीज क्वेश्चन में आ जाएगा कि डीजल इंजन प्लांट इक्विपमेंट, व्हाट इज द डीजल इंजन प्लांट इक्विपमेंट, प्लीज एक्सप्लेन वन इन ब्रीफ। किसी भी एक को आपको ब्रीफ में समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप भी देखते हैं कि क्या होता है। एयर इनटेक सिस्टम, अब एयर इनटेक सिस्टम क्या होता है देखते हैं। अब क्या होता है एयर इनटेक सिस्टम, तो 2 मिनट में आपको पहले वाले स्लाइड में ले जाता हूँ, वेट कीजिए 2 मिनट ना। तो ये वाला सेक्शन है, देखिएगा ना, ये कंप्रेस्ड एयर वाला सेक्शन है, तो यही एयर इनटेक सिस्टम है। ये वाला सेक्शन के हम अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एयर इनटेक सिस्टम तो होता क्या है कि डीजल इंजन में जाने से पहले जो कंप्रेस्ड एयर है उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फिल्टर कर रहे हो आप, और फिल्टर ड्राई फिल्टर हो सकता है आपका वुड और क्लॉथ का बना हो, और वेट फिल्टर ऑयल बाथ का आप यूज़ कर सकते हो गीले फिल्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एयर जो है आपका फिल्टर हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ अंदर चले जाएंगे जिससे डीजल इंजन जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा, ठीक है। तो आपको एयर इनटेक सिस्टम ऐसा करना है कि उस पर इम्प्योरिटीज़ बाहर ही रुक जाए और अंदर प्योर एयर जाए बिना कुछ इम्प्योरिटीज़ के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एयर इनटेक सिस्टम का एक और डायग्राम है। तो ये है फ्रेश एयर थ्रू पाइप्स जाएगा, डीजल इंजन है, तो यहाँ से लगभग जा रहा है मान के चलो, ठीक है। फिल्टर यूज ड्राई और वेट, साइलेंसर बिटवीन इंजन इनटेक वाइब्रेशंस, ठीक। तो ये सब है आपका एयर इनटेक सिस्टम्स का ही डायग्राम है, ठीक। तो यहाँ से एयर फिल्टर्स वगैरह हुआ, मफलर है, यहाँ से एयर जाएगा और डीजल इंजन में चला जाएगा। तो ये एक एयर इनटेक सिस्टम्स का डायग्राम है बस, ये भी, ठीक। डायग्राम को आप देख लीजिए और आप दोनों में से जिस डायग्राम को बनाना चाहो उसको बना सकते हो।
फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब ऊपर वाला सेक्शन था जो लेआउट पे, वो फ्यूल वाला सिस्टम्स था। तो फ्यूल में दो तरीके का टैंक यूज होता है, ठीक है। तो एक होता है जहाँ पूरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीजल जो है होल्ड करके रखता है। तो फ्यूल क्या करता है, उस एरिया से पंप के थ्रू आपका डीजल को सक करेगा और फिल्टर करने के बाद एक और जितना रिक्वायरमेंट चाहिए है ना, जितना एक छोटा और टंकी होता है, टैंक होता है, ठीक है, वो उस रिक्वायरमेंट वाले टैंक में आपको वो पंप की सहायता से उस टैंक में चला जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑल डे टैंक। ये ऑल डे टैंक, ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सप्लाई करेगा डीजल इंजन में, ठीक है। क्योंकि आपको एयर और फ्यूल का प्रॉपर प्रोपोर्शन जो है, प्रॉपर मिक्सचर जो है, कितना परसेंटेज एयर होना चाहिए, कितना परसेंटेज आपका फ्यूल होना चाहिए, उसके हिसाब से आप सप्लाई करोगे। तो वो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वर्क करेगा वो ऑल डे टैंक उस पर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम ये है। तो फ्यूल को तो सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब फ्यूल सप्लाई कर दिया तो फ्यूल को हैंडल भी तो करना पड़ेगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट्स को मैं सिर्फ नाम से बता रहा हूँ, सुनते चलिएगा। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है फ्यूल को इंजेक्ट करने का, ठीक है। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का पहला टाइप है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम या इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम्स के टाइप्स है। तो मैं किसी एक टाइप को समझा दे रहा हूँ कि इंजेक्ट करने के बाद कैसे, मतलब फ्यूल जो है डीजल इंजन में अंदर उसकी कार्यशैली कैसी रहेगी, ठीक है, उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा रहेगा, वो हम देखते हैं। तो फ्यूल सप्लाई तो समझ आ गया, ठीक है। अब इंजेक्शन सिस्टम हम समझते हैं। तो इंजेक्शन सिस्टम में एक टाइप होता है, मैं एक ही टाइप को बताया हूँ, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब हम इसको देखते हैं। आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम बोल सकते हैं। फ्यूल सप्लाई कैसे हो रहा है डीजल प्लांट में, तो एक बल्क स्टोरेज है, यहाँ से पंप के थ्रू पंपिंग होगा, ठीक है। फ्यूल फ्रॉम अनलोडिंग लाइन है, एक सेक्शन है, यहाँ से फ्यूल पंप होगा, दो सेक्शन रहेगा। और स्ट्रेनर मीटर्स यहाँ पे कितना क्वांटिटी में जा रहा है वो भी शो होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में डालना है। स्ट्रेनर्स मीन्स फिल्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर होगा और दो अलग अलग सेक्शंस में, मतलब दो नोजल लगे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे डे टैंक है, तो डे टैंक वही होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेन बल्क स्टोरेज वाला सेक्शन है। वहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल पंप, ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल पंप, दिस all these diesel liquid will go through this passage, ठीक है। इस पैसेज के थ्रू जाएगा वो, है ना, और ऑल डे टैंक में कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये इंजन में सप्लाई करेगा, ठीक। तो फ्यूल सिस्टम्स के टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स के तीन टाइप होते हैं, कॉमन रेल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम, द पंप एंड प्रेशर ऑपरेटेड नोजल सिस्टम। तो ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको समझ आ गया होगा कैसा है। कुछ नहीं है, एक हैवी टैंक से बहुत सारे पंप की सहायता से और फिल्टर की सहायता से क्वांटिटी मेज़र जो रहेगा आपका, जो जिसके थ्रू आप मेज़र करोगे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ऐड रहेगा यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद ये ऑयल टैंक में चला जाएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर ये डीजल इंजन में भेजते चला जाएगा। और इसके तीन टाइप्स है। पहला टाइप्स है कॉमन रेल सिस्टम, दूसरा है द डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन सिस्टम एंड द पंप एंड प्रेशर ऑपरेटेड नोजल सिस्टम। तो हम किसी एक को बता देते हैं, ठीक है। कॉमन रेल फ्यूल सप्लाई सिस्टम, अब ये होता क्या है देखते हैं हम। अब एक कॉमन इंजेक्शन सिस्टम में कॉमन रेल फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है, ठीक है। तो एक कॉमन रेल फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या है कि ये एक मेन पंप है, ठीक है। फ्यूल टैंक से, ठीक, फ्यूल टैंक से ये फ्यूल को सक किया, फिल्टर हुआ, उसके बाद ये वाले पाइप को देखना ना, मैं आपको इंडिकेट करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ से फ्यूल को सक किया, फिर इधर आया, उसके बाद ये वाले पाइप से गया फ्यूल, ठीक है। और प्रेशर सेंसर है, क्योंकि आपको प्रेशर एक लिमिट होता है, कितना प्रेशर रखना है, कितना नहीं रखना है। तो उस प्रेशर सेंसर की सहायता से 60 बार, 70 बार, 35 बार, 40 बार, जितना भी है सेट किया उसके हिसाब से ये जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर सपोज ज़्यादा है, कम है, तो ये यहाँ से इसको शो कर देगा, ठीक है। शो करने के बाद अगर सपोज प्रेशर ज़्यादा है तो रिलीव कर देगा कुछ अमाउंट में लिक्विड को, ठीक है। और सपोज कुछ ज़्यादा चाहिए तो या कम चाहिए तो फिर से इस पंप को देगा कि हाँ भाई तुम थोड़ा सा
प्रेशर बढ़ा तो उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर हमें चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हो गया आपका, यहाँ तक गया, और ये वाला तो प्रेशर को मेंटेन करने वाला सेक्शन है। ठीक, उसके बाद इस कॉमन रेल में चला गया। अब यहाँ से सभी सर्किट में सभी ये नोज़ल लगा होगा। ठीक है, ये नोज़ल लगा हुआ है ना, इंजेक्टर जो है, इंजेक्टर मीन्स नोज़ल है, तो सभी इंजेक्टर में चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइव होगा और कंट्रोल होगा, ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, और ये 1 2 3 4 ये चारों सेक्शन से यहाँ से आपका डीजल फ्यूल निकलेगा और आपका डीजल इंजन में सप्लाई हो जाएगा। तो ये है आपका कॉमन रेल फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ठीक है, तो 3 टाइप का था, उसमें से मैं एक टाइप को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, समझ आ गया होगा आपको। अब है एग्जॉस्ट सिस्टम। अब एग्जॉस्ट सिस्टम कुछ नहीं है कि जो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है। ठीक है, तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और गैसेस बाहर निकल जाएंगे वहाँ से। तो डीजल इंजन से सपोज मान के चलो कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक वाला सेक्शन है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाएगा, एक्सपांसन जॉइंट के थ्रू जाएगा, और यहाँ से साइलेंसर भी फिट रहता है। तो साइलेंसर का काम वही है कि वो नॉइजी ऑपरेशन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, नॉइज़ को रिड्यूस करेगा, तो वही है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डायग्राम भी आप बना सकते हो। डीजल इंजन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाएगा, इधर जाएगा, और गैसेस यहाँ पे साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक वाला भी जो सेक्शन है हमारा चौथा पोर्शन, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो चौथा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। अब कूलिंग सिस्टम, अब क्या होता है कि जब आप डीजल इंजन में वर्क करोगे, आपका फ्यूल चला गया, एयर चला गया, एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट बाहर निकल गया, तो जब इंजन के अंदर देखोगे तो 15,000 से 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिन्स लगा देते हैं कूलिंग कॉइल वगैरह का, और वो क्या करेगा, जो कूलिंग सिस्टम जो बताया था लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है, और उधर से जो कूलिंग सिस्टम जो है कंडेंसर वगैरह का अरेंजमेंट, तो वो क्या करेगा, पूरे इंजन को आपको कूल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपका उससे ज़्यादा लॉसेज भी नहीं होगा और कूलिंग सिस्टम हो जाएगा। तो वो देखते हैं वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ये है कूलिंग सिस्टम का डायग्राम। तो ये है आपका कूलिंग सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका इंजन है, इंजन से एग्जॉस्ट गैस होते हुए हीट रिकवरी होते हुए हीट को रिकवर करेगा वो, क्योंकि ज़्यादा हीट भी अगर लॉस हो रहा है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, तो हमारा ये एनर्जी का लॉस है। ठीक है, तो हम उसे हीट को रिकवरी भी करेंगे और कस्टम हीट एक्सचेंजर में डाल देंगे, और उसका जो हीट है उसका और कहीं यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, जो एनर्जी है उसका, और एक्सेस हीट एक्सचेंजर जो है फिर उसके बाद यहाँ आके फिर से हीट रिकवरी कर लेगा, तो हीट रिकवरी करने का काम करता है। ठीक है, और एनर्जी को एक टाइप से सेव भी कर सकते हो। तो हम कभी कभी जब कंबाइंड साइकिल गैस जो कंबाइंड साइकिल जब हम पावर जनरेशन यूज़ करते हैं, तो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर एक हम इक्विपमेंट्स लगाते हैं, तो उस हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के माध्यम से आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा मेन अभी कूलिंग सिस्टम में उस एनर्जी को यूज़ करना नहीं है, हमें जो इंजन को है, इंजन को हमें कूल करना है। तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कूलिंग सिस्टम का एक डायग्राम है, वो मेथड्स हम देख लेते हैं क्या क्या है। इंजन सिस्टम कूलिंग। ठीक है, अब इंजन सिस्टम कूलिंग के कैसे कैसे कर सकते हो। एक है इनडायरेक्ट कूलिंग, जिसे हम बोलते हैं वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग। तो वाटर कूलिंग जो है आप इनडायरेक्ट कूलिंग करोगे। ठीक है, इनडायरेक्ट कूलिंग करोगे मीन्स आप फिन्स इंस्टॉल कर दोगे, पाइप इंस्टॉल कर दोगे, और एक में हॉट गैस जा रहा है तो उसी के बगल में कोल्ड पाइप इंस्टॉल कर दोगे। तो हॉट और कोल्ड का कॉन्टेक्ट होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा पाइप का ना, वाटर का कॉन्टेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। एक हॉट वाटर पाइप रहेगा, कोल्ड वाटर पाइप रहेगा, दोनों का कांटेक्ट होगा और हीट एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कूलिंग हो जाएगा सिस्टम जो है। ठीक है, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर होगा, अगर अपोजिट साइड में है तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होगा। तो ज़्यादा बेहतर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर रहता है। ठीक है, एयर कूलिंग है, डायरेक्ट कूलिंग कर सकते हो। अब वाटर कूलिंग में 2 टाइप्स के होते हैं, एक फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग होते हैं, एक नेचुरल कूलिंग होते हैं।
थर्मोसाइफन कूलिंग भी बोलते हैं। अब फोर्ज में भी दो टाइप्स के हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड के 4 टाइप्स है। क्लोज्ड में है थर्मोस्टेट कूलिंग, प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग, स्टीम और इवेपोरेटिव कूलिंग, बाईपास कूलिंग सिस्टम। तो ये है आपका इंजन कूलिंग सिस्टम्स का ट्री डायग्राम। ये आप एग्जाम में बनाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये सब चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट लिखना है आपको, है ना, इसीलिए आपको थोड़ा डिफरेंट स्किल का यूज़ करना है, डिफरेंट डायग्राम का यूज़ करना है, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक, तो ये है इंजन कूलिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं कूलिंग सिस्टम में 2-3 टाइप्स है, उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला है नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। नेचुरल सर्कुलेशन किसके अंदर है? ठीक है, वाटर के अंदर है। वाटर कूलिंग एक नेचुरल है, एक फोर्स्ड है। तो एक नेचुरल है, अब नेचुरल देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखोगे नेचुरल सर्कुलेशन क्या है, डेंसिटी के डिफरेंस से, डेंसिटी के डिफरेंस से जो वाटर डेंसिटी के डिफरेंस से क्या होता है कि वो नेचुरली मूव करता है वो। ठीक है, अब नेचुरली मूव कैसे कर रहे हैं हम देखते हैं। ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा है। इसके बाहर हम एक जैकेट लगा देते हैं। ठीक है, एक जैकेट लगा देते हैं जहाँ से यहाँ से वाटर इन हो रहा है जैकेट पे। ठीक है, सिलेंडर है, पिस्टन है, ये वाला अंदर वाला जो सेक्शन है, 2 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए। तो ये अंदर वाला जो सेक्शन है ये डीजल इंजन है। ठीक है, तो डीजल इंजन तो आप जान रहे हो। ठीक, अब ये जो बाहर वाला सेक्शन है, बाहर वाला सेक्शन मीन्स ये डॉट 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 दिख रहा है, ये इसमें पूरा वाटर जैकेट है, इसमें पूरा वाटर फ्लो हो रहा है। और ये वाला एरिया आपका रेडिएटर एरिया है। ठीक है, फिन्स एरिया है। ठीक है, रेडिएटर एरिया है, फिन्स एरिया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ये सबको रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ से वाटर इन हुआ, ठीक है, जैकेट में आया। ठीक, वाटर इन हुआ, वाटर इन हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो भी एकदम ज़्यादा, अब ये ठंडा वाटर इन हो रहा है, इनलेट हो रहा है, वाटर इन हो रहा है, तो इसको कूल करेगा। ये जो यहाँ पे जो इंजन बहुत गर्म हो जा रहा है तो उसको कूल करेगा। और वाटर जो कांटेक्ट है इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट वो अंदर वो इंजन में चला जाए, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। यहाँ का पोर्शन अलग है, यहाँ का पोर्शन अलग है। उसके बाद वाटर आउट होता है, वाटर आउट होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाले सेक्शन में आता है, रेडिएटर वाले सेक्शन में, रेडिएटर वाले सेक्शन में। और यहाँ पे डायग्राम में एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे आपका एक फ़ैन भी लगा रहता है। ठीक है, एक फ़ैन भी लगा रहता है जो इस हॉट वाटर को, जो हॉट वाटर आउट होगा वो हॉट वाटर रहेगा। ठीक है, तो वाटर को क्या करता है, 2 मिनट, तो एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो वाटर को क्या करेगा, वाटर को वो कूल करता है फ़ैन के माध्यम से। अब मैं फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल रहता है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये मूव हो जा रहा है लेकिन आपका, 2 मिनट वेट कीजिए। हाँ, ये ठीक बन रहा है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आपका फ़ैन लगा रहेगा, फ़ैन लगा रहेगा, फ़ैन लगा रहेगा। ठीक है, फ़ैन लगा रहेगा, तो और एयर भी इधर से आते रहेगा, एयर भी इधर से आते रहेगा, यहाँ पे भी फ़ैन लगा रहेगा। तो जो हॉट वाटर है वो यहाँ पे, और यहाँ पे फिन्स की सहायता से, फ़ैन की सहायता से, एयर की सहायता से वो कूल हो जाएगा। ठीक है, और कूल होने के बाद फिर से वो यहाँ पे इंटर कर सकता है, फिर से इंटर कर देगा, इधर से कूल हो जाएगा। ठीक है, कूल हो जाएगा, फिर से यहाँ से जो हीट है, हीट को एक्सचेंज करेगा। जो कूल वाटर है फिर से हॉट इंजन से कांटेक्ट में होगा, इनडायरेक्टली कांटेक्ट पे होगा, और वहाँ से फिर हीट एक्सचेंज होगा, और फिर से ये अंदर इस वाटर आउट के थ्रू फिर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से इनिशियल कंडीशन में यहाँ से इनलेट होगा, फिर इधर से जाते हुए यहाँ पे सेक्शन से जाएगा, फिर इधर से जाते हुए ये वाले सेक्शन में जाएगा, फिर ठंडा हो जा रहेगा, फिर हीट को ले लेगा, फिर हीट को लेते हुए फिर ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। दिस इज़ नेचुरल सर्कुलेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम फैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे एयर रहता है, तो सब प्रोसेस पूरा हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये है आपका नेचुरल लिक्विड कूलिंग सिस्टम हो गया नेचुरल सर्कुलेशन का। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब लिक्विड कूलिंग का ही है एक फोर्स्ड सर्कुलेशन का। ठीक है, ये डायग्राम 2 मिनट वेट कीजिए। ये भी आपका नेचुरल सर्कुलेशन का ही डायग्राम है, फोर्स्ड का नहीं है। ठीक है, मैं फोर्स का भी इसके नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। तो ये वही चीज़ है जो मैं बताया हूँ। ठीक है, एयर फ्लो हो रहा है, यहाँ से पाइप है, ये रेडिएटर वाला सेक्शन है, इधर जाएगा, ये वाटर जैकेट हो गया है। ठीक है, ये वाटर स्टार्टिंग में इनलेट होगा, उसके बाद इधर से जाता हुए ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ठीक है जैसे मैं बताया हूँ पुराने सेक्शन में वैसे ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम फोर्स्ड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक,
अब फोर्स्ड सर्कुलेशन में क्या होता है कि नेचुरल में देखा होगा कि आपने जो वाटर जैकेट और डीजल इंजन वाला सेक्शन था, मीन्स बाहर वाटर जैकेट था और अंदर डीजल इंजन था, वहाँ पे कोई पंप नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंप है। तो फोर्स्ड सर्कुलेशन मीन्स कुछ एक्सटर्नल प्रेशर की मदद से हम जो वाटर का जो सर्कुलेशन है वो करेंगे। नेचुरल सर्कुलेशन में क्या था कि डेंसिटी की डिफरेंस से, ठीक है, कम ज़्यादा डेंसिटी होता था, ठीक, उसके हिसाब से वो आपका जो वाटर है सर्कुलेट होता था। लेकिन यहाँ पे पंप की सहायता से हम वाटर को सर्कुलेट करेंगे तो वाटर आएगा, ठीक है, वाटर सर्कुलेट होगा। तो अब ये वर्क कैसे करता है हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कूलेंट रिजर्वायर है, थर्मोस्टेट है, हीटिंग कोर है। टाइपिकली ऑटोमेटिक इंजन कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेडिएटर, फैन, वाटर पंप, कूलेंट रिजर्वायर, थर्मोस्टेट, हीटिंग कोर, ठीक है, नेसेसरी प्लम्बिंग फॉर बोथ रेडिएटर एंड हीटिंग कोर, ठीक है, ये सब लगा रहता है। तो ये इसका डायग्राम है। पंप की सहायता से फिर इसमें वाटर सर्कुलेट होगा, थर्मोस्टेट लगा रहेगा, एक टाइप का थर्मोस्टेटिक सेंसर वगैरह रहता है जो बता देगा कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फैन और फैन भी है तो इसको ठंडा भी करेगा, ठीक है, फैन ठंडा करेगा। तो आपका जो है यहाँ पे वाटर इधर से एग्जिट होगा, वाटर पंप है तो वाटर से जाएगा, ठीक है, प्रेशर हाई प्रेशर से जाएगा, वाटर पंप है, ठीक, कूलेंट रिजर्वायर है, फिर ठंडा हो जाएगा, कूलेंट होगा, कूल होके फिर से ये चला जाएगा। तो मीन्स ये सर्कुलेट होते रहता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पंप। तो ये फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। हीटर को है, थर्मोस्टेट है, कूलेंट रिजर्वायर है, रेडिएटर है, फैन है, वाटर पंप है। तो ये सेक्शन पहले जैसे बताया था वैसे रहेगा, बस इस पर एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स रहते हैं, इसके हिसाब से जो वाटर है सर्कुलेट करता है, बस, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। अब ये आपका इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। तो ये है पंप सर्कुलेट्स द ऑयल, ये ऑयल पैन है, ठीक है, जहाँ ऑयल टैंक है मान के चलो, ये ऑयल है, यहीं से ही ऑयल जो है ये ग्रे कलर का दिख रहा है, ये आपका इंजन है, ठीक है, इंजन है, यही है आपका इंजन। क्रैंक शाफ्ट्स वगैरह यहाँ पे है, ठीक है, ये ऊपर नीचे मोशन होगा, ड्राइवर शाफ्ट्स वगैरह है, कैम शाफ्ट्स वगैरह है, ऊपर नीचे पिस्टन सिलेंडर का भी अरेंजमेंट है, देख रहे हो, ये पिस्टन और सिलेंडर भी है। तो ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे आपको देखे होंगे। और ये ग्रे वाला सेक्शन जो है कैम शाफ्ट है, ये तो रोटेट होगा, ये सब रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, तो ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा, ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा, ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा। लेकिन पूरे सेक्शन में आपको क्या चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ऑयल यहाँ से गया और ये पूरे कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम टाइप का होता है, खैर वो तो फ्यूल के लिए है, यहाँ पे लुब्रिकेटिंग सिस्टम्स के लिए भी एक कॉमन रेल होता है। तो इसी कॉमन रेल की मदद से यहाँ पे फ्यूल सप्लाई होगा, यहाँ पे फ्यूल सप्लाई होगा, इधर फ्यूल सप्लाई होगा, इधर फ्यूल सप्लाई होगा, इधर फ्यूल सप्लाई होगा। तो चारों साइड आपका फ्यूल हो जाएगा और ऑयल गेज ऑयल प्रेशर भी मेंटेन करेगा, वॉल्व्स वगैरह रहेंगे, ऑयल रिटर्निंग वॉल्व भी है, तो यहाँ से ऑयल रिटर्न हो जाएगा और फिर से वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ऑयल सक किया, वो एक कॉमन रेल सिस्टम होता है जहाँ पे वो सभी डीजल इंजन सेक्शन में, मीन्स ये वाला पिस्टन सिलेंडर, ये वाला 2-3 पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होगा, तो अलग अलग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में चला जाएगा और इसको कूल करेगा और उसके बाद एग्जिट होकर ऑयल रिटर्न होकर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम यही है। अब पहला है स्प्लैश लुब्रिकेशन, इसमें ना इंजन लुब्रिकेशन में पहला है स्प्लैश लुब्रिकेशन। तो स्प्लैश में क्या होता है, स्प्लैश में जो आपका कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट्स वगैरह है डायरेक्टली उस पैन में डूबा रहता है, ठीक है। ओवरफ्लो पाइप अगर कुछ ज़्यादा ऑयल रहता है तो निकल जाता है यहाँ से, तो डायरेक्टली डूबा रहता है। ये तो सिंपल वाला है, तो सिंपल वाला जो है स्प्लैश लुब्रिकेशन है, ठीक है। अब सेकेंड है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। अब नाम से स्पष्ट होगा प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये पंप जो है, जो ऑयल पैन है वहाँ से पंप सक करेगा और हाई प्रेशर से कुछ अमाउंट में 1.3 to 1.4 kcm से आपका जो प्रेशर है, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, सभी इंजन पोर्शन में और उसको लुब्रिकेट करेगा, ठीक है। और द ऑयल पंप इज ड्रिवन बाय द इंजन क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट, जो इंजन के क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट से ऑयल पंप जो है वो ड्राइव करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये तो सिंपल है, प्रेशर वाला ही है। अब वेट सम्प लुब्रिकेशन, दो टाइप के होते हैं इसमें, वेट सम्प लुब्रिकेशन और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प, ठीक है। अब दोनों में हम देखते हैं क्या क्या है दोनों। अब ये कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पे दो सेक्शन है,
एक है वेट सम्प वाला लेवर, ड्रम प्लग है, और ये इंजन क्रैंक शाफ्ट है। तो यहाँ पे इंजन वाला पोर्शन ये है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये वाला रेड रेड जो है वो इंजन क्रैंक शाफ्ट वाला सेक्शन है। तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखना कि वेट सम्प में क्या होता है कि वेट सम्प में जो है वो वेट सम्प वाला जो लेवल है जहाँ पे इकट्ठा हुआ है पूरा वेट, पूरा लुब्रिकेशन, वो डाउन साइड में रहेगा, और इंजन क्रैंक है थोड़ा अप साइड में रहता है। तो ये पंप की सहायता से यहाँ पे फिल्टर होगा जो आपका लुब्रिकेशन है, और इधर चला जाएगा। अगर ज़्यादा लिक्विड रहेगा तो हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है, ओवरफ्लो वाले सेक्शन में डाल देंगे, और ये फिर से फिल्टर होते हुए इस और यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर भी रहता है ना, जितना हमको प्रेशर रेगुलेट करना है, उसके बाद यहाँ से जाते हुए ये डायरेक्ट इंजन क्रैंक शाफ्ट में चला जाता है, ठीक है, इंजन क्रैंक शाफ्ट में चला जाता है। और ये एयर पास के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि एयर पास हो, ज़्यादा प्रेशर जनरेट ना हो, ठीक। तो ये है वेट सम्प, तो वेट सम्प लुब्रिकेशन। तो एकदम सिंपल सा डायग्राम है ये, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब है ड्राई सम्प, अब हम देखते हैं, 2 मिनट वेट। अब ये है ड्राई सम्प। अब ये है आपका ड्राई सम्प का डायग्राम, ठीक है। ये ड्राई सम्प है, इंजन क्रैंक केस है, सप्लाई टैंक है, यहाँ से सप्लाई टैंक से आएगा, उसके बाद यहाँ से प्रेशर रिलीव होते हुए ये इंजन क्रैंक केस में दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे आपका वेट सम्प लेवल यूज़ नहीं हो रहा है, अनइवन सरफेस है, हिली एरियाज है, रेसिंग कार वगैरह है, तो ऐसे कंडीशन में यूज़ होता है, ठीक है। ड्राई सम्प चीज़ें वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस उसके डायग्राम में थोड़ा कुछ, और यहाँ पे ड्राई सम्प आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल पंप यूज़ होता है, ठीक है, रिमोट ऑयल टैंक में एडिशनल पंप यूज़ होता है, बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ड्राई सम्प का एडिशनल पंप यूज़ हो रहा है, और डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझाना है, तो आप आसानी से आपको समझ आ गया होगा ये भी, ठीक। डायग्राम के रेस्पेक्ट में सप्लाई टैंक है, यहाँ से सप्लाई हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर रिलीव हो जाएगा, इसके इंजन पंप है, और ये क्रैंक केस में दे देगा, ठीक है। एडिशनल पंप, ये ऑयल पंप भी रहता है, ऑयल को इधर सप्लाई करने के लिए, ठीक, ऑयल सप्लाई भी करना है। ये लुब्रिकेशन सिस्टम्स का है, बस वही है, ठीक, एडिशनल पंप रहता है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब डिफरेंस बिटवीन वेट सम्प एंड ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, ठीक है, वो देखते हैं हम। तो दोनों का डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एडिशनल एक पंप सेक्शन एडिशनल आ गया है, बाकी नीचे वाला एरिया तो वही लगभग वही है, एक एडिशनल पंप वाला सेक्शन आ गया है, ठीक है, सप्लाई टैंक से होते हुए फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो वही एक डिफरेंस है, दोनों डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, वेट। अब ये है स्टार्टिंग सिस्टम, ठीक है। स्टार्टिंग सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं हम। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में जो डायग्राम दिखाया था, ठीक है, वही है, एक कंप्रेसर वाला सेक्शन है, ठीक है। तो डीजल इंजन जो है, डीजल पावर प्लांट सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, कोल्ड कंडीशन में। तो एयर कंप्रेसर की सहायता से आप डीजल इंजन को स्टार्ट करोगे। तो वही चीज़ है, डायग्राम है जो स्टार्टिंग में देखे थे। ये फ्यूल टैंक है, डे टैंक है, स्टार्टिंग ऑयल टैंक एंड कंप्रेसर है, ठीक है। तो यही सेक्शन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक, साइलेंसर है। तो मेन जो हम स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाए थे वही डायग्राम है, बस इसमें वही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग सिस्टम में एक एयर कंप्रेसर की सहायता से कोल्ड कंडीशन में हो रहा है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एयर कंप्रेसर, ठीक। अब सुपर चार्जिंग क्या होता है? तो हुआ क्या कि जब डीजल इंजन पावर प्लांट हम बनाए, तो जब वो हाई एल्टीट्यूड पे डीजल इंजन गया सपोज, है ना, तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में ये देखा गया कि एयर की क्वांटिटी कम थी, वहाँ एयर की डेंसिटी कम थी। तो जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो रहा था और एयर की डेंसिटी कम थी, तो उसका पावर जनरेशन भी कम हो रहा था, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डाउन हो रही थी। तो हमने ये पाया कि एयर की डेंसिटी कम होने के कारण, एयर इनटेक कम होने के कारण वहाँ पे उसका पावर जनरेशन कम हो रहा था, ठीक है। या नॉर्मल डीजल इंजन पावर प्लांट में देखें कि अगर हम नॉर्मल एयर यूज़ कर रहे हैं तो उसका पावर जनरेशन कम हो रहा था। तो हम सुपर चार्जिंग एक एक्स्ट्रा चार्ज दी, उसमें क्या किए, एयर की डेंसिटी को हम बढ़ा दिए, ठीक है, एयर की डेंसिटी को बढ़ा दिए, तो उसके कारण पावर आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। एक डेरिवेशन भी है, खैर आपके सिलेबस में नहीं है, जिससे
आपको समझ आ जाता है कि एयर की डेंसिटी बढ़ाने से पावर आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ी गई। तो इस पे वही बताया गया है कि 3 methods to increase the air consumption of engine, increase the piston displacements, एयर कंजप्शन ऑफ इंजन को 3 मेथड्स हैं, जिसको 3 मेथड्स हैं जो एयर कंजप्शन ऑफ इंजन को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड्स, ठीक। इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है। रनिंग द इंजन एट हायर स्पीड्स लेड टू मैकेनिकल वियर एंड टीयर, इंक्रीज द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट लेड्स टू मोर साइड वेट एंड कूलिंग प्रॉब्लम्स। तो वही है कि सुपर चार्जिंग में आपको एयर की डेंसिटी को बढ़ाना है, उससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, पावर आउटपुट बढ़ेगा, और स्पेशली ये हाई एल्टीट्यूड सॉलिड सेक्शन में काम आता था, ठीक है, ठीक। और मोर पावर के लिए एग्जिस्टिंग इंजन है, स्पेशली रेल और स्टैंड बाय पावर प्लांट्स वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस सुपर चार्जिंग मेथड्स क्या है, एयर की डेंसिटी को बढ़ाना है, एयर जो इनटेक, जो हम स्टार्टिंग में जो एयर को इनटेक कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को ही बढ़ा देंगे। तो एयर की डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे पावर आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा, बस वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेट कीजिए। अब एडवांटेज ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट वही है, वेरी सिंपल डिज़ाइन है, इंस्टॉलेशन और लेस स्पेस घेरता है, इसलिए हम इसे मूविंग भी कर सकते हैं। कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। और 2 मेगावाट से रेंज जो है स्टीम डीजल मोर एफिशिएंट देन स्टीम पावर इन द रेंज ऑफ 150 मेगावाट कैपेसिटी, ठीक है। 150 मेगावाट की कैपेसिटी में स्टीम पावर से ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट होता है, क्विकली स्टार्ट हो जाता है, पुट ऑन लोड हो जाता है, ठीक है। और वेरिंग लोड्स अगर कंडीशन है, वेरिंग लोड्स कंडीशन में बिना किसी डिफिकल्टी के रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक। स्मॉल स्टोरेज की आवश्यकता होती है फ्यूल को स्टोर करने के लिए, और लेआउट तो आप देख ही चुके हो, इसका लेआउट भी बहुत आसान होता है, ठीक है। एस हैंडलिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, लेस सुपरविजन मतलब लेस हैंडलिंग किया होता है, इस पर कम हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत अच्छा एडवांटेजेस है, ठीक है। और 1 मेगावाट से 50 मेगावाट तक का आसानी से ये डेवलप कर सकता है ये पावर जनरेशन, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, लुब्रिकेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। फ्यूल डीजल तो जान ही रहे हो आज की डेट में कितना महंगा है, ठीक है। प्लांट कॉस्ट पर किलोवाट इज कंपेरेटिवली मोर, ठीक है। पर किलोवाट जनरेशन में अगर सपोज मान के चलो कि 50 मेगावाट तक तो आसानी से प्रोड्यूस कर लेता है, और आप 20 मेगावाट में जितना खर्च कर रहे हो, और पर किलोवाट प्लांट कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। और डीजल इंजन पावर प्लांट की जो लाइफ है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें नॉकिंग्स वगैरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाईली वियर टीयर हो सकते हैं, लुब्रिकेशन आपको कंटिन्यूस देते रहना पड़ेगा, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, लुब्रिकेशन नहीं दोगे तो फ्रिक्शन होगा, फिर मैकेनिकल फेलियर हो जाएगा। नॉइस इसका मेन दिक्कत है, इसलिए साइलेंसर वगैरह लगाते हो, लेकिन आप नॉइस को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और डीजल इंजन पावर प्लांट लार्ज स्केल में हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट हुआ, और इसका एक न्यूमेरिकल है उसको भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, अभी इसमें सिर्फ थ्योरी बताया हूँ, ठीक है। तो आप पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा आपको, पूरा मैं डायग्राम से पूरा समझा दिया हूँ, पूरे टॉपिक को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे से शेयर कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको कोई नया वीडियो डल रहा है तो आपको समझ आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।